हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 1। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी, B.R. अंबेडकर जी। और इनके अलावा 6 और मेंबर थे। एक तो थे N. गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे K.M. मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें थे B.L. मित्र। और B.L. मित्र इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पे कौन बने थे? N. माधव राव। आपसे पूछता है एग्जाम में कि B.L. मित्र की जगह पे जो नए मेंबर बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? तो N. माधव राव। याद करने का ट्रिक क्या है? BN याद कर लो। B से B.L. मित्र, N से N. माधव राव। इन्हें क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ था। जब B.L. मित्र इन्होंने इस्तीफा दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो कौन बने थे? N. माधव राव। और छठे कौन थे? तो D.P. खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह पे कौन बने थे? टी कृष्णमाचारी बने थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? D.P. खेतान की जगह पे कौन बने थे? टी कृष्णमाचारी। तो याद करने का क्या तरीका है? ऐसे लिख लो, D.P. खेतान की जगह पे कौन बने थे? टी कृष्णमाचारी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो B.L. मित्र की जगह पे कौन बने थे? तो N. माधव राव। और D.P. खेतान की जगह पे कौन बने थे? तो टी कृष्णमाचारी। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन गिवन है तो 2 सही है। एक तो N. गोपालास्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं, 1 और 3 होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता,
ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता गिवन नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी है और विश्वास की भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जी ऑस्टिन। केसी वियर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान एक अर्थ परिसंघीय संविधान है, यानी क्वासी फेडरल संविधान है। किसने कहा था? भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या अर्थ परिसंघीय संविधान है, किसने कहा था? केसी वियर ने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी क्या है? संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यायाधीश वांचू, ऑप्शन बी एमसी महाजन, ऑप्शन सी एसके धर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एसके धर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे, फजल अली। इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग को स्थापित किया गया था। तो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इनके अलावा 2 और मेंबर थे, एक तो थे के.एम. पनिक्कर और दूसरे कौन थे? एच.एन. कुंजरू। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, एच.एन. कुंजरू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH या इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब नाव के भार के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नाव के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चरण पूर्ण कर लेता है, मतलब जहाँ से चला है वहाँ फिर से पहुँच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो आपका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक बढ़ता है। ऑप्शन सी क्वथनांक व हिमांक दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी क्वथनांक व हिमांक दोनों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी और सी तो सेम ही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो होता है ना, इंक्रीज करता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए, अधिक ताप पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी, पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन डी, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर, प्रेशर पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफ्रासोनिक वेव जो होता है, इंफ्रासोनिक वेव इसकी क्या होती है? तो बहुत ही कम होती है, लेस दैन 20 हर्ट्ज। ठीक है। और जो हम लोग सुनते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जो ऑडिबल या श्रव्य तरंगे होती है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है। ऑडिबल वेव की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, कैथोड किरणों में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, केवल द्रव्यमान। ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। ऑप्शन सी, केवल आवेश। ऑप्शन डी, ना तो द्रव्यमान ना ही आवेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो इसमें द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, तो 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज, निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। ऑप्शन बी, टीन और जस्ता। ऑप्शन सी, कॉपर और टीन, तांबा और टीन। ऑप्शन डी, लोहा और जस्ता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, तांबा और टीन। और 88% कॉपर होता है, 88% कॉपर होता है और 12% टीन होता है। अगर यहीं पे मैं पूछ दूँ कि गन मेटल क्या होता है, तो इसमें केवल जिंक ऐड कर दो तो क्या बनेगा? गन मेटल। ठीक है। तांबा और टीन में जिंक ऐड कर दो तो क्या बनेगा? गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पोटेशियम। ऑप्शन बी, कैडमियम। ऑप्शन सी, सोडियम। ऑप्शन डी, लिथियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कैडमियम। पोटेशियम करती है, सोडियम भी करती है और लिथियम भी करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? उधरोपातन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ऑप्शन बी, मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन सी, दूध से दही बनाना। ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि वो फिर से वापस आ जाए। ठीक है। जैसे पानी में हमने चीनी को घोल दिया और फिर पानी को वेपोराइज कर दिया तो क्या बचेगा? चीनी बचेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी, वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDB प्राप्त किया जाता है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़कर, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़कर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनडीबी कब प्राप्त किया जाता है? जब जीडीपी में जो डिप्रेसिएशन होता है ना हाथ से, उसको जब घटाते हैं तो क्या मिलता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर फैक्टर कॉस्ट पे, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, ऑप्शन डी शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको क्या लिखते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 आपसे क्या पूछ रहा है? व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो हमारा इनकम होता है ना, जो हमारी आय होती है उसमें जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स को हटाते हैं तो हमारा क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत आय में जब हम लोग टैक्स को, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसे घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय बोलते हैं उसे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन डी सीवी रमन द्वीप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अब्दुल कलाम द्वीप। 28 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार, ऑप्शन बी साउथ व लिटिल अंडमान, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी क्या है? उत्तरी व मध्य अंडमान, ऑप्शन डी उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दक्षिणी व लिटिल अंडमान। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो सर क्रीक कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन बी लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट में भारत चीन सीमा पर, ऑप्शन डी क्या है? भारत और म्यांमार सीमा पर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है कि जो अराकायोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कहाँ पे स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अराकायोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार कहाँ स्थित है? म्यांमार में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन सी जास्कर पर्वतमाला में, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्वांचल पर्वतमाला में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
34 क्या आपसे पूछ रहा है कि जो साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, ऑप्शन सी विंध्याचल में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो साल्टोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक रंग के रूप में, एक अंग के रूप में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न हिमालय जो लोअर हिमालय होता है और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसे दून के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 क्या आपसे पूछ रहा है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दक्षिणी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, असम हिमालय कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 क्या पूछ रहा है आपसे कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति और नागटिप्पा, ऑप्शन सी महान हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन डी धौलाधर और पीर पंजाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्या पूछ रहा है आपसे कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउंट कोया, ऑप्शन बी माउंट दिओलो, ऑप्शन सी माउंट सैंडल, ऑप्शन डी माउंट थुलियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे सैडल पीक भी बोलते हैं, माउंट सैडल को सैडल पीक भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 39 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी मेघवर्मन, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन डी शशांक वर्मन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मेघवर्मन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए करसापन, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी निष्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था, रूपक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी छपनक, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी छपनक। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में और 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे।
लेकिन किसी कारण से हट गए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो एक ने ही भाग लिया है, लॉर्ड विलिंगटन ने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बम्बई 1915 के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी नवीन धनवान व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु मिनिमम एज क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12 एवं 16, ऑप्शन सी 14 एवं 18, ऑप्शन सी 15 एवं 21, ऑप्शन डी 16 एवं 22। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 14 साल लड़कियों के लिए, 18 साल लड़कों के लिए। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? भारतीय ब्रह्मो समाज, लाला लाजपत राय, ये तो गलत है। तत्वबोधनी समाज, केशव चंद्र सेन, ये भी गलत है। सत्य शोधक समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी गलत है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की थी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अगला जो मैं टेस्ट नंबर 2 लाऊंगा उसमें मैं जितने भी समाज है ना उन सबको कवर करूंगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।